सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं परसेंटेज की कुछ क्लासेस हमने पहले भी कर ली हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो क्लासेस जरूर देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो अभी तक बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेज पे, उनका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूं। आज मैं आपको एक एक करके वर्ड प्रॉब्लम्स के जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो कराने वाला हूं, और इसमें भी टाइप वाइज मैंने हर चीज को, हर टॉपिक को डिवाइड कर दिया है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊं ताकि आपको क्वेश्चन पहचानना आ जाए और उसमें कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में अप्लाई होगा ये भी समझ आ जाए। तो फिलहाल आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, ये एक क्लास का टॉपिक नहीं है, इसमें भी 2 क्लास हम करेंगे क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जब परसेंटेज नहीं दी होती है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज होगा उसमें, ठीक है, और परसेंटेज नहीं दी होगी, आपको परसेंटेज निकालनी होगी। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। देखते हैं पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। देखिए पहला पॉइंट जो लिखा है, यहां लिखा है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का एक फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है ना बहुत जगह अप्लाई होता है। अभी आपको मैं बताऊंगा कहां कहां। याद रखना, कोई भी चीज पहले कुछ थी और उस थोड़ी समय में वो बढ़कर कुछ और हो गई या कम होकर कुछ और हो गई, तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो हमेशा इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। अगर परसेंटेज निकालना है आपको कि कितने परसेंटेज बढ़ी और कितने परसेंटेज कम हुई, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, मान लो कोई एक चीज थी जो या तो वो कम होगी समय के साथ, ठीक है, या समय के साथ वो बढ़ेगी। पहले ये थी, या तो ये होगा या ये होगा, और दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम है, अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब ये है ना बहुत जगह आता है, आपको मैं बताऊंगा किस किस जगह आता है। फिलहाल मैं आपको फॉर्मूले के बारे में एक बार और समझा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूले में लिखा है चेंज इन क्वांटिटी। तो सबसे पहले आपको एक चीज पकड़नी है, क्योंकि यहां पे इंक्रीज और डिक्रीज है तो यहां पर चेंज इन क्वांटिटी लिखना जरूरी है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी, अभी चेंज क्या होता है, कहने का मतलब है पहले जितना था और अब जितना है उसके बीच में जो चेंज हुआ, देखो इतना चेंज हुआ, यहां पे इतना चेंज हुआ है। तो अब हम देखेंगे कि ये कैसे पता लगेगा हमको, इसमें से ये वाला माइनस करके ये आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी चीज को फॉर्मूले के थ्रू अप्लाई करूंगा। एक दो क्वेश्चन देखो, आपको समझ आ जाएगी सर। तो यहां आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 20,000। तो एक टाउन में 20,000 लोग रहते थे एक समय में। इट डिक्रीजेस टू 18,000 टिल नेक्स्ट ईयर। तो लिखा है कि जिस साल 20,000 थे, अगला साल होते होते, ठीक है, एक साल बीत गया, अगला साल होते होते जो पॉपुलेशन थी वो 18,000 पर पहुंच गई, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। यहां पर 2 लगा हुआ है, कभी कभी यहां पर बाय लगता है। पहले इसमें फर्क समझ लो, 2 और बाय में क्या फर्क है। 2 है तो इसका मतलब है तक, है ना। इंग्लिश में हम 2 कहां लगाते हैं, जब हम जा रहे होते कहीं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं स्कूल तक जा रहा हूं, है ना। तो यहां पर अगर आप 2 की जगह तक समझो ना, तब आप आराम से समझ जाओगे। इट डिक्रीजेस टू 18,000 मतलब वो 18,000 तक गिरी, क्लियर। तो 18,000 तक गिरी मतलब गिरकर 18,000 हो गई। लेकिन जहां पे बाय लगाओ ना, तो याद रखना उसका मतलब होता है से। तो इसका मतलब अगर मान लो यहां पर 20,000 था और 18,000 से गिरी, तो समझ लो 2,000 बची। फर्क समझ आया, ठीक है। तो 2,000 उस केस में आपको 2,000 मतलब लेना है कि अब बचा हुआ है कितना, 2,000 बचा हुआ है, क्योंकि 18,000 से गिर गया। 20,000 था तो 18,000 से गिर गया तो 2,000 बचा। लेकिन यहां अगर 2 लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि गिरने के बाद 18,000 हुआ। दोनों क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर फिलहाल मुझे पता लग गया है कि 18,000 हो गया है, तो बस आपको क्या करना है, 2,000 लिखा है यहां पे, -18,000, क्योंकि पहले जितना था
और जितना अब है उन दोनों को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हम निकाल रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी, और जो आया है वो हम लगा देंगे ऊपर। 2000 लग गया ऊपर। नीचे नीचे हमेशा इनिशियल क्वांटिटी लिखना। इनिशियल क्वांटिटी क्या होता है? शुरुआती क्वांटिटी, ठीक है, स्टार्टिंग क्वांटिटी। कहानी शुरू जहां से हुई थी ना वो नीचे आएगा हमेशा। क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखो तो कहानी शुरू हुई थी 20,000 से, ठीक है, 20,000 से शुरू हुई थी, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, आपकी परसेंटेज तैयार हो जाएगी। क्या कर सकते हैं अब इसको? देखो 2000 से मैंने ये 2000 हटा दिया, बचा 10, एक जीरो बचा हुआ है अभी भी, ठीक है, और यहां पर एक जीरो से ये काट के आंसर आ चुका है 10%। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला आपको दे दिया है, उसमें वैल्यू पुट करनी है। दो चीजों पे खास ध्यान देना है कि एक तो डिफरेंस आपको लिखना है यहां पर, ठीक है, डिफरेंस जो फर्क आया है, और दूसरा क्या लिखना है? शुरुआती। कभी कभी इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। शुरुआती उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी थी, 20,000 थी या 18,000 थी। तो पहले बता दूं, जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है या कहानी के हिसाब से जो पहले आ गया ना वो शुरुआती होता है। लाइफ के हिसाब से जो पहले आ गया वो शुरुआती होता है, ठीक है। अभी लाइफ का यूज क्यों किया ये भी बताऊंगा आगे के एग्जांपल्स में। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे। द सैलरी ऑफ राहुल इंक्रीज फ्रॉम 700 टू 840, ठीक है। तो ऊपर जो क्वेश्चन था वो क्या था? वो डिक्रीज का था। तो एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है वो है इंक्रीज का। तो इस बार जो राहुल की सैलरी है वो 700 से बढ़कर 840 हो गई है, ठीक है। तो बीच में 2 लगा हुआ है, पता ही है आपको 2 का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा फाइंड इंक्रीज परसेंटेज या परसेंटेज इंक्रीज, तो इसमें सेम फॉर्मूला लगेगा, इंक्रीज में भी डिक्रीज में भी। टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको ये बात पता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें बड़ा नंबर आगे लिखूंगा, छोटा नंबर पीछे लिखूंगा। ये आ गया चेंज अपॉन, पहले कितनी थी? 700 थी पहले, ठीक है। तो 700 नीचे लिखना, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकल जाएगी। तो कैसे निकाले? देखो यहां पर माइनस करेंगे तो 140 आएगा, 140, नीचे 700 आया, मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। अब आपको पता है 140 के टेबल में 700 आता 5 बार में, और यहां पर 20 आ जाएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20%। क्लियर? तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस थे इंक्रीज और डिक्रीज के। इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस चैप्टर हो या एक दो और चैप्टर हो, वो सारे कनेक्ट होते हैं परसेंटेज से, ठीक है। तो फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में किस तरह से परसेंटेज का यूज होता है देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है द सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऑफ अ शर्ट इज ₹200। तो आप देख सकते हैं तो एक शर्ट की जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपए दे रखी है। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है कोई दुकानदार है जिसका काम है कोई भी सामान बेचने का, तो वो जरूर कहीं से सामान खरीदता है, ठीक है। तो ये खरीदने की कीमत जो होती है ना उसको बोलते हैं। तो वो कहीं से सामान खरीद के लाया तो वो हो गया कॉस्ट। क्लियर? और सेलिंग प्राइस क्या होता है? ये हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब उसने सामान किसी को बेचा होगा, जाहिर सी बात है, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया बेचने की कीमत, ठीक है। हिंदी में क्रय और विक्रय भी बोला जाता है, बता देता हूं, ठीक है। अब यहां पर सोचने वाली चीज क्या है, क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दी हुई है, पूछा है फाइंड गेन या लॉस परसेंट। मतलब क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि इसको फायदा हुआ तो फायदे की परसेंटेज बताओ, नुकसान हुआ तो नुकसान की परसेंटेज बताओ। अब इस क्वेश्चन को है ना आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इसका हालांकि एक फॉर्मूला अलग है जो कि मैं अभी बता रहा हूं, और फिर उस फॉर्मूले को आपको इससे कनेक्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। कैसे? सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि गेन मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है। और किसी भी आदमी को प्रॉफिट कब होगा? जब बेचने की कीमत ज्यादा होगी और जितने में वो खरीद के लाया था वो कीमत कम होगी, तभी तो फायदा होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बेचने की कीमत क्योंकि बड़ी है और खरीदने की कीमत छोटी है, तो इसीलिए दोनों को माइनस किया, आगे बेचने वाली कीमत रखी है क्योंकि ये बड़ी है, ठीक है, छोटी कीमत को पीछे रख दिया, तो गेन आ गया।
उसी तरह लॉस कब होगा आदमी को? लॉस तब होगा जब वो जितने में खरीद के लाया था उससे सस्ते में उसको बेचना पड़ गया, तो सेलिंग प्राइस वहां पे कम होगी, है ना। कॉस्ट प्राइस जाहिर सी बातें बड़ी होगी, सेलिंग प्राइस वहां पे कम होगी। इतना क्लियर? अब ये चीज क्या यही चीज नहीं है चेंज इन क्वांटिटी? जितना बदला, ये दोनों जितना बदल रहे हैं वही तो यहां पर ये लिखा हुआ है। अब इससे है ना एक फॉर्मूला बन जाता है गेन परसेंट का, तो इसका मतलब ये वाली तो न्यूमरेटर से बिल्कुल रिलेट कर गई, ठीक है। और इनिशियल क्वांटिटी मतलब सबसे पहले जो क्वांटिटी हमको मिली। अब देखो मैं यहां पे लाइफ के बारे में आपको बता रहा था ना, अब बताता हूं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि कॉस्ट प्राइस पहले आएगी या सेलिंग प्राइस पहले आएगी। तो आप ऐसा समझो, मान लो अब मैंने दुकान खोली, तो सबसे पहले तो मैं सामान लेके आऊंगा ना कहीं से, तो मेरी जिंदगी में सबसे पहले कौन सी चीज आई? कॉस्ट प्राइस आई ना। प्रोसेस के हिसाब से कॉस्ट प्राइस जो है वो पहले आई, और जो सेलिंग प्राइस है वो तो तब आएगी ना जब मैं सामान ले आऊंगा, दुकान भर लूंगा, ग्राहक आएंगे और सामान लेंगे मुझसे, तो मैं उनको सेलिंग प्राइस बताऊंगा, तो वो चीज बाद में आई। तो इसका मतलब बड़े शॉर्ट में, अब देखो क्या बताने वाला हूं आपको, यहां पे मैं थोड़ी सी जगह कम यूज करूंगा, ठीक है। गेन परसेंट का फॉर्मूला, गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला बन जाता है? यहां से आपको गेन कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, जो कि ऊपर लिख दिया। तो ये हो गया चेंज इन क्वांटिटी की जगह यहां पे ये आ गया। इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? कॉस्ट प्राइस थी, तो नीचे सीपी आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इस तरह से आप गेन परसेंट निकाल सकते हो। क्लियर? लॉस परसेंट का भी यही फॉर्मूला है। लॉस परसेंट में बस आपको क्या करना है, देखो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा? लॉस वही माइनस करके ये वाली चीज आपको लिखनी है, नीचे जो पहले की क्वांटिटी थी जो कि सीपी ही थी, मल्टीप्लाई बाय 100। ये मत सोचना एसपी आएगा कहीं पे, जो इनिशियल क्वांटिटी होती है वही आती है हमेशा, गेन या लॉस परसेंट। क्लियर? ये क्वेश्चन बड़े आराम से करेंगे अब हम, ठीक है। अब हमको समझ आ चुका है जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है, मतलब जितने में वो शर्ट को लाया था वो 200 रुपए था, और जितने में उसने शर्ट को बेचा वो 280 रुपए है, इसका मतलब उसको फायदा हुआ। दिख रहा है साफ साफ? तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा गेन परसेंट का, मुझे पता है कि कितने का फायदा हो रहा है, देखो इसमें से ये माइनस कर दो तो मेरे को 80 मिल गया यहाँ पे, और पहले कितनी क्वांटिटी थी? कॉस्ट प्राइस जो थी वो 200 थी, ठीक है, परसेंट। तो इसका मतलब जब आप इसको काटोगे तो यहाँ पर 40% आपका आंसर आ गया है, और गेन हो रहा है, क्वेश्चन में लॉस नहीं हो रहा है, इतना याद रखो, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको वो 40% गेन भी देंगे और 40% लॉस भी देंगे, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आप देख लेना कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज 400, तो इस बार 400 की शर्ट लाया और 350 की उसने बेची है, सेलिंग प्राइस 350 है, तो इसका मतलब यहाँ पे नुकसान हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लॉस परसेंट निकालूंगा। लॉस परसेंट कैसे निकालूंगा? सेम चीज, 400 में से 350 माइनस कर देते, ठीक है, तो 50 आ गया, और पहले क्या क्वांटिटी थी? मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो सिंपल, 0 से 0 गए, और 4 जब इससे कटेगा तो क्या आएगा? 12.5, ठीक है, 12.5% का उसको लॉस हुआ। क्लियर? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ये जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखे हैं आप इसको अलग से आप लिख सकते हैं, ठीक है, हालांकि ये फॉर्मूले बने इसी फॉर्मूले से। क्लियर? तो चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स चलिए अब एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी लेते हैं। सो इसमें भी आपको परसेंटेज जरूर नजर आएगी, देख सकते हैं। क्वेश्चन समझेंगे पहले। द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, तो स्क्वायर की बात हो रही है, तो फिगर जो है वो कौन सा है? स्क्वायर है, इज 8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आपको पता ही है कि स्क्वायर जो होता है उसकी सभी साइड्स जो हैं वो बराबर होती है, ठीक है। तो स्क्वायर कुछ इस तरह का होता है, और फिलहाल के लिए क्वेश्चन में आपको साइड्स भी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो सभी हो गई 8 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? आगे देखेंगे। इफ इट्स साइड्स आर इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है, तो अगर सभी साइड्स को 25% से इंक्रीज कर दिया जाए, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इट्स इन एरिया। तो आपको एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज आया वो बताना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि देखो सभी साइड को जब 25% बढ़ाया है तो एरिया में भी 25% बढ़ जाना चाहिए, है ना भाई। हो सकता है कुछ बोले, हो सकता है कई तो तुम में से गुलिये हो गए एकदम कि हमको समझ नहीं आया कुछ भी, ठीक है।
तो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो यहां पर सबसे पहले पहली लाइन का तो मैंने यूज कर लिया है ऑलरेडी, इफ इट साइड्स आर इंक्रीज बाय 25%। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है और 25% इंक्रीज भी हो रहा है, तो मैं क्यों ना एक और स्क्वायर बना दूं जिसकी साइड्स बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर बनाऊंगा इस बार में। तो यहां पर जो बड़ा स्क्वायर है वो बना दिया है मैंने। अच्छा, इसकी साइड कितनी होगी? देखो, पहले की वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो मैंने आपको बताया था कि 8 जो है वो 25% बढ़ रहा है, और बढ़ने के लिए क्या यूज होता है, ये अपना 100% तो है ना, तो बढ़ने के लिए मैं 125 लगाऊंगा और नीचे 100 लगा दूंगा, तो मेरा सीधा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर जो 25 से अगर मैं काटता हूं तो ये हो गया 5/4 और ये हो गया 2। तो अब जो साइड है ना वो 10 सेंटीमीटर की हो गई है। क्लियर? अब जो साइड है बढ़ने के बाद वो सभी साइड जो हो गई है वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दो चीजें आपने पता लगा ली, करना कुछ नहीं। एरिया में अब देखो, एरिया निकालेंगे दोनों का और परसेंटेज चेंज निकाल देंगे, है ना। दोनों का एरिया अगर आपको मिल जाए तो परसेंटेज चेंज निकालने में कितना टाइम लगेगा, देखते हैं। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, इसका एरिया निकालता हूं। तो स्क्वायर 1 का जो एरिया है आपको पता होना चाहिए, साइड को अगर साइड से मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया आ जाता है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि हो गया 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्क्वायर जब एरिया निकालते हैं किसी भी चीज का तो स्क्वायर लगता है। चलो अब दूसरे स्क्वायर का निकाल लेते हैं। दूसरे स्क्वायर का जो एरिया है बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज करके मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा और यहां पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दो एरिया आपको पता है, लिखा क्या है ऊपर, चेंज इन क्वांटिटी। तो आप ये देखो कि इन दोनों में कितना बदलाव हुआ। ठीक है ना। तो अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, आपको एरिया में देखना है, इसमें मत देखना। ठीक है, देखो ये तो होगी साइड, इसको मैं मिटा देता हूं। ये आपको पता ही है 10 सेंटीमीटर है। तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। अब साइड को मत करना कंपेयर, क्योंकि साइड तो उन्होंने ऑलरेडी 25% दे रखी है, साइड में कंपैरिजन दे रखा है। ठीक है, अब एरिया से एरिया को कंपेयर करना है। तो एरिया से एरिया को जब मैं माइनस करूंगा तो यहां पे आ गया 100 माइनस 64, और पहले वाले का कितना एरिया था, 64 था। नीचे लिखो और मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्या 25% ही आंसर है। तो यहाँ पे देखो 36 आया, यहाँ पे 64 आया, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। इतना क्लियर? अब इसको हम कोशिश करके काटेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 से काट दें अगर इसको, तो ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 25। ठीक है, अब ये दोनों भी कट रहे हैं, वैसे तो 4 से ही कट रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 4। अब मुझे पता है कि 25 को जब 9 से गुणा करते हैं तो आता है 225/4 परसेंटेज। तो जो अल्टीमेट मेरा आंसर आने वाला है वो है 4 5 ज़ा 20। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, फिर 1 बचा, तो 4 2 ज़ा 8 परसेंटेज, 56.25% बढ़ा इसका। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक साइड अगर आप बढ़ाते हो, मतलब सभी साइड अगर आप 25% से बढ़ा रहे हो, तो एरिया जो है वो इतने परसेंट से बढ़ेगा। क्लियर? तो यहां पर आपको इस तरह से आंसर निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज से। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जब भी परसेंटेज निकालनी होती है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज निकालनी है, तो आपको दो वैल्यूज दी होंगी, उन दो वैल्यूज का क्या करना है आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज दी होगी और उसमें नई वैल्यूज हमको निकालनी।